कट गई भुजाएं माता की, बंगाल भी गया, इधर पंजाब भी गया, सब गया। कट गई भुजाएं माता की, मस्तक पर पाक प्रहार हुआ, पाकिस्तान के तरफ से हमला हुआ कश्मीर पर। हम धरे हाथ पर हाथ रहे, ओढ़े थे कफन अहिंसा का। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिनमान टाइम्स में आपके साथ रंधिरा। आज़ादी के 75वें साल को हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं और इस कड़ी में दिनमान टाइम्स आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहा है जो आज़ादी को काफ़ी करीब से देखा था, उन संघर्ष को जो 75 वर्ष पहले देश के वीर सपूतों ने काफ़ी संघर्ष के बाद देश को आज़ाद कराया था। आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर सत्याव्रत जी और इनसे हम जानेंगे बहुत कुछ। लेकिन सबसे पहले सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, आज़ादी के समय आपकी क्या भूमिका रही थी? आपकी उम्र उस समय क्या थी? देश जब आज़ाद हुआ उस समय मैं मुश्किल से 15 वर्ष का था। मेरी जन्म तिथि है 16 अक्टूबर 1932, तो जस्ट 15 ईयर्स पूरा कर चुका था मैं, और मैं फर्स्ट ईयर का विद्यार्थी था। तो देश जब आज़ाद हुआ उस समय दो तरह की प्रवृत्ति हुई। एक कि देश आज़ाद हुआ, दूसरा कि देश खंडित हुआ। तो अगर हम एक तरफ मना रहे थे देश की आज़ादी की खुशी कि भारत आज़ाद हुआ, तो दूसरी तरफ लोगों में गम था, अवसाद था कि हमारा देश जो कहीं बंटा नहीं था वो बंट गया। इसलिए हम जो आज़ादी मनाते हैं, भारत की आज़ादी, ये मेरी दृष्टि से भारत की आज़ादी नहीं है, ये खंडित भारत की आज़ादी है। क्योंकि भारत का पूर्वी हिस्सा निकल गया, भारत का पश्चिमी हिस्सा निकल गया, कश्मीर पर पाकिस्तान का आक्रमण हो गया, उसे एक बड़ा हिस्सा कश्मीर के कब्जे में है। तो ये जैसे हमारे क्रांतिकारियों ने जिस देश के लिए, जिस आज़ादी के लिए क्रांति की, फांसी पर झूल गए, वंदे मातरम कहते हुए फांसी पर झूल गए, वो इस देश के लिए नहीं, इस आज़ादी के लिए नहीं कि भारत खंडित हो जाए। उसी प्रकार नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो INA फॉर्म किया, आज़ाद हिंद फौज, देश की आज़ादी के लिए जर्मनी, जापान वगैरह से मिल करके, और जापानीज आर्मी के साथ वो भारत के पूर्वी हिस्से में आ चुके थे। डर हो चुका था अंग्रेज़ों को कि अब जापान आ रहा है। तो उस समय हम लोग बहुत तरह की बातें सोचते थे। लेकिन इस संबंध में मुझे और कुछ कहना है, ये कि ये आज़ादी जो कही जाती है, एक तो होगा कि आज़ादी और खंडन ये दोनों एक साथ हुआ, एक हर्ष का, एक विमर्श का, दोनों दो चीज़ें एक साथ हुई। दूसरी चीज़ कि लोगों में एक गलत कल्पना है कि अहिंसा से हमने आज़ादी ले ली, हमने कोई लड़ाई नहीं लड़ी, खून खराबी नहीं हुई। ये बिल्कुल गलत कल्पना है। हमारे क्रांतिकारियों ने जान दी, जो फांसी पर झूल गए, तो होते एक तरफ अलग था ही। साथ ही जब देश हमारा आज़ाद हुआ उसमें कि जो वैश्विक परिस्थिति थी वो यह थी कि द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी ने इंग्लैंड को तबाह कर दिया था। इंग्लैंड जो हमारा शासक था उसको तबाह कर दिया था। वहाँ पर उसकी स्थिति जर्जर स्थिति थी। वो अपने आप को संभालने में, अपने पुनर्निर्माण में लगा हुआ था। हमें अभी भी याद है अच्छी तरह से, हम लोग छोटे बच्चे थे, लड़ाई जो हो रही थी, तो उस समय आपकी उम्र क्या थी सर, जब देश की आज़ादी की लड़ाई चल रही थी और आप उस समय काफ़ी करीब से? 14-15 यही हमारी उम्र थी। और उस समय हम लोग ये गाना गाया करते थे जर्मनी के पक्ष में, इंग्लैंड के खिलाफ। जर्मनी का जो आक्रमण होता था इंग्लैंड पर, तो ये गाना हम लोग का चलता था, अरे ओ हिटलर आज़म, अरे वो हिटलर आज़म, अगर इस बार तू जाना तो मेरे नाम पर भी एक गोला फेंकते जाना। यानी हम लोग का ये था कि जितना जर्मनी उसको इंग्लैंड को बर्बाद करेगा, हमारे ऊपर अत्याचार किया इंग्लैंड, हमारे यहाँ शासन किया है, उसकी बर्बादी होगी, हमें खुशी होगी और यहाँ से भागेगा वो। और सर, जो ये सूचनाएं थी वो किस तरीके से लोगों तक पहुंचती थी? लोगों तक पहुंचाने का क्या माध्यम रहता था सर? जैसे आपने अभी कविता कह के सुनाई सर, तो वो किस तरीके से लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया जाता था? ये उस समय तो TV वगैरह तो नहीं था, ये चीज़ें नहीं थी उस समय, तो पेपर्स थे और रेडियो, यही दो चीज़ें माध्यम थी। तो उस समय ये होता था। तो हाँ, मैं यही कह रहा था कि इस तरह से लोग जो आज़ादी जिस तरह हमें मिली
उस समय इंग्लैंड ने जो भारत की परिस्थिति देखी वो क्या था कि हिंसा के रास्ते पर भारत उतर रहा है। बम्बे में नेवी विद्रोह हो गया, बिहार में रामानंद तिवारी के नेतृत्व में सिपाही विद्रोह हो गया, उधर INA के सैनिक जो थे आज़ाद हिंद फौज के, उनके मुकदमे चलने लगे। यानी अंग्रेज़ों ने समझ लिया कि अब भारत अहिंसा के रास्ते पर नहीं रहेगा, अब ये बिल्कुल हिंसा पर उतर जाएगा। एक तरफ ये हिंसा का भय और दूसरी ओर उसकी अपनी स्थिति, जर्जर स्थिति, वो मजबूर था देश को छोड़ने के लिए। इसलिए यह कहना कि अहिंसा से देश आज़ाद हुआ, ये एक लॉप साइडेड व्यू है, एक गलत व्यू है। आज़ादी के पहले 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस ने पास किया, डू और डाई, ये किया डू और डाई। लेकिन जब आंदोलन शुरू हुआ तो वह आंदोलन गांधीवादी आंदोलन नहीं था। रेल की पटरियाँ उखाड़ी गई, बहुत से इस्टेब्लिशमेंट्स गवर्नमेंट के जला दिए गए, थाना फूंक दिए गए, इस तरह की जो हिंसा होने लगी, तो इसे गांधीयन आंदोलन नहीं कहा जा सकता, क्योंकि गांधी ने खुद ही लॉर्ड लिनिथ वायसराय को पत्र लिख करके दिया था कि मैं इस आंदोलन में नहीं हूँ, मैं इस आंदोलन से अलग हूँ। यानी 42 के आंदोलन को उन्होंने अपना आंदोलन नहीं माना। तो 42 का आंदोलन तो हिंसक आंदोलन था। जी सर, उसमें सप्तमूर्ति भी लगी हुई है यहाँ पटना बिहार सचिवालय में, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर कि गांधी जी ने तो डिनाई कर दिया था, हालांकि पूरे घटनाक्रम में गांधी जी की अहम भूमिका मानी जाती है, तो इसको लेकर के आपका क्या संदर्भ है सर? वह तो उसी का 42 के आंदोलन का एक हिस्सा था। 42 उस आंदोलन में एक व्यक्ति को मैं जानता हूँ, देवीपद चौधरी, जिनके नाम पर मिलर स्कूल का नाम अब बदल गया है, उनके नाम पर हो गया है। ये रहने वाले थे सिलचर के, उनके चाचा से मेरी मुलाकात हुई थी, कुछ दिनों पहले ही मुलाकात हुई थी, मैं सिलचर गया था, वहाँ मुलाकात हुई थी। तो देवीपद चौधरी के पिताजी RMS में काम करते थे और देवीपद चौधरी स्कूल के विद्यार्थी थे, मिलर स्कूल के, बिल्कुल निडर निर्भय। वो जवान एकदम चढ़ गया वहाँ पर और फांसी पर झूला। तो उस परिवार से मेरा संपर्क रहा, व्यक्तिगत संपर्क की जहाँ तक बात है, उस परिवार से मेरा संपर्क रहा है। और सर अभी जो वर्तमान में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, आज़ादी को लेकर के ही अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, उसके संदर्भ में आपको क्या कहना है सर कि क्या शहीदों की ये सच्ची श्रद्धांजलि देने का कार्य कर रही है जो वर्तमान की सरकार है? शहीदों को लेकर के किस तरीके की सेलिब्रेशन या फिर किस तरीके से याद किया जाना चाहिए? क्या उनको वाकई में वो सुविधाएँ मिल रही हैं जो कि सरकार को देने चाहिए? देखिए, हमारे देश में तो एक से एक शहीद हुए, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, बटुकेश्वर दत्त, और फिर आपको बंगाल से बहुत से लोग हुए शहीद। एक मास्टर दा कहे जाते थे, सूर्य सेन, जिनके नाम पर सड़कें भी हैं, वो थे। फिर और भी क्रांतिकारी थे, वहाँ के बहुत सारे क्रांतिकारी थे। चाफेकर बंधु थे महाराष्ट्र के। तो बहुत सारे क्रांतिकारी थे जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपनी जान दी, निडर होकर, निर्भय होकर के उन्होंने जान दी। लेकिन बहुत दुख होता है याद करके कि भगत सिंह को जब फांसी की सज़ा मिली, उस समय लॉर्ड इरविन से महात्मा गांधी की बातें होने वाली थी और क्रांतिकारियों ने महात्मा गांधी को अप्रोच किया, उनसे कहा कि आप इरविन से बात करने जा रहे हैं तो वहाँ पर कम से कम कहिएगा कि फांसी की सज़ा को टाल दें। उन्होंने भगत सिंह के बारे में एक शब्द, एक कोई भी चर्चा नहीं की इरविन से। नतीजा हुआ कि जब भगत सिंह की फांसी हुई तो पूरा पंजाब गांधी के विरुद्ध हो गया, और जब गांधी पंजाब में गए तो उनको काला झंडा दिखाया गया, गांधी को गो बाय गांधी, गो बाय गांधी, ये नारा लगे। तो कांग्रेस का रवैया इन क्रांतिकारियों के प्रति बिल्कुल दूसरी तरह का था, इसलिए कि वे नहीं चाहते थे कि जो दूसरे को क्रेडिट मिले, दूसरा कोई श्रेय ले आज़ादी का, लेकिन उन्होंने जान देकर के श्रेय जो देश के लिए किया, वो कभी भी इतिहास भूल नहीं सकता। सर, आज़ादी के समय आपका किस तरह का पार्टिसिपेशन था उस समय, और अभी आपको क्या लगता है सर कि क्या आपने 110% आज़ादी में अपनी सहभागिता दी थी? नहीं, आज़ादी में सहभागिता का कोई प्रश्न नहीं उठता मेरा। इसलिए नहीं उठता है कि मेरी उम्र उस समय जो थी वो सक्रिय रूप से उसमें पार्ट लेने की उम्र नहीं थी। मैं जस्ट 15 वर्ष का एक बच्चा था और उस समय भावनाओं में हम लोग बहते थे, और उन भावनाओं में ही ये गाना जो मैंने सुनाया आपको, अरे हिटलर आज़म का, वो गाना भी चलता था।
और जब देश खंडित हो गया तो खंडित होने पर हम लोग को इतना दुख हुआ कि हम लोग एक और गाना हम लोग गाते रहे। जी, वो एक गा करके सुना दे सर, या फिर गुनगुना? हाँ, उसके 3-4 लाइन पंक्ति मुझे याद है। अखंड देश का मूल्य प्राण है। भारत तो खंडित हो गया ना, हम अखंड देश। गांधी जो इन्होंने बाबू राजेंद्र प्रसाद ने किताबें लिखी थी कि भारत खंडित नहीं होगा। गांधी जी ने कहा था कि हमारी लाश पर भारत खंडित होगा, लेकिन भारत खंडित हो गया। तो उस समय अखंड भारत के संबंध में हम लोगों ने एक गाना बनाया था, हम लोग गाते थे। अखंड देश का मूल्य प्राण है, देखें कौन चुकाता है, देखें कौन सुमन सैया तज, कंटक पथ पर आता है। शत्रु का यह छेदन हेतु, जिसकी तेज कटारी हो, आज उसी के लिए देश यह भुज अपने फैलाता है। अखंड देश का मूल्य प्राण है, देखिए कौन चुकाता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और एक लास्ट सवाल है मेरा कि आप जो है अभी वर्तमान के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आज़ादी को लेकर, या फिर देश को लेकर कि किस तरीके से उनमें देश भावना होनी चाहिए? बस एक लास्ट संदेश दे दें। युवाओं के संबंध में मेरे पास एक ये है, मैंने एक रचना की है वर्तमान के ऊपर कि हमारे जो नौजवान हैं, बहुतों को इतिहास की जानकारी नहीं है, वो पूरा इतिहास जानते भी नहीं हैं कि देश कैसे आज़ाद हुआ, इसके पीछे पीछे क्या पृष्ठभूमि थी। तो आज के नौजवानों के संबंध में उनको उद्वेलित करते हुए मैंने एक छोटी सी रचना अपने बनाई है, आप सुन लीजिए। ये आजकल के जो लोग 15 अगस्त मनाते हैं उन लोगों को शायद ये पसंद नहीं आए, लेकिन इसमें मेरे विचार व्यक्त हुए हैं। फिर आया है 15 अगस्त, अंग्रेज लीगियों से परास्त, लीग यानी मुस्लिम लीग। फिर आया है 15 अगस्त, अंग्रेज लीगियों से परास्त, अपने ही नेताओं ने कर दिया विभाजन भारत का। वे कहते थे आरा हरदम और कहते कभी न थकते थे, लाशें उनकी पहले होंगी यदि भारत का बंटवारा हो। पर उनकी थी यह मक्कारी, उनको तो थी गद्दी प्यारी, कट गई भुजाएं माता की। बंगाल भी गया, इधर पंजाब भी गया, सब गया। कट गई भुजाएं माता की, मस्तक पर पाक प्रहार हुआ, पाकिस्तान के तरफ से हमला हुआ कश्मीर पर। हम धरे हाथ पर हाथ रहे, ओढ़े थे कफन अहिंसा का। हमको तो अहिंसा का पाठ पढ़ाया गया था, हमें हिंसा नहीं करना है। हम धरे हाथ पर हाथ रहे, ओढ़े थे कफन अहिंसा का, बट गया देश तो उससे क्या। गौरव हमको, हम सेकुलर थे, सेकुलर 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 किया था। ऊंचे स्वर में हमने गाया, क्या गाया? भारत बंटने से क्या, भारत बंटने पर क्या रोना, न कहीं तीर तलवार चली, खंडित भारत आज़ाद होगा। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा सर। और दो पंक्ति और हैं। इज्जत लुटी माँ बहनों की, पट गई धरा थी लाशों से। हिंदू थे हम, काफिर थे हम, मरना सेकुलर की नियति थी। और अब आज के नौजवानों को मैं कह रहा हूँ, जो आज़ादी मना रहे हैं उनको कह रहा हूँ, उनको मैं उद्बोधन दे रहा हूँ। ऐ दीवानों आज़ादी के, क्यों भूले आंसू जननी के, ललकार तख्त से फांसी के, जय भारत वंदे मातरम। हम करें प्रतिज्ञा आज अभी, हम करें प्रतिज्ञा आज अभी, कांटों का ताज पहनना है, तज ढोंग और आडंबर को, खंडन का दाग मिटाना है। लास्ट अंत में, खंडिता माँ को न भूलो, राग में जब मस्त झूलो, मातृभू को एक करने एक सिर मेरा चढ़ा दो। शुक्रिया सर आपका, आपने मुझे कीमती समय दिया। तो आप सभी को मैं बता दूं कि आपने सुना कि किस तरीके से प्रोफेसर सत्याव्रत ने बताया कि आज़ादी के उन दिनों में किस तरीके से संघर्ष किया गया, संघर्ष और विराम और अखंड भारत की जो कल्पनाएं थी उनके बारे में उन्होंने खुल करके बताई, और अपने बारे में भी बताई कि उस समय इनकी उम्र क्या थी। तो कुछ इस तरीके की दिलचस्प स्टोरी देखने के लिए आप दिनमान टाइम्स को सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो वहाँ पे लाइक करें, ट्विटर पे देख रहे हैं तो फॉलो करें, और इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो आप हमसे ज़रूर जुड़ें।